हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने कल क्या क्या देखा था। तो हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने तीन देखी थी। तो अब हम चौथी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख रहे थे, कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने क्या देखा था। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फंक्शंस अब देखने वाले। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिस फॉर शेयरिंग ऑफ divisible taxes by center and state. Under the constitution the basis for sharing of divisible taxes by center and state and principal governing grants in aid to the states have to be decided by commission every 5 years. मतलब हमें जो कोई भी टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस कहाँ से आते हैं? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसे अभी तक है। तो सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? तो सेंटर, एसजीएसटी स्टेट। तो ऐसे जो टैक्सेस है उसमें से जो आते हैं हमें डिविजिबल टैक्सेस बाय सेंटर एंड स्टेट एंड प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड, मतलब जो कोई भी गवर्नमेंट के ग्रांट्स आते हैं टू द स्टेट हैव टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन एवरी 5 years। हर 5 साल में कमीशन ने डिसाइड करना है कि इन टैक्सेस को और ग्रांट्स को कैसे इस्तेमाल करें। फिर द प्रेसिडेंट कैन रेफर टू कमीशन एट एनी अदर मैटर इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर मतलब कमीशन को बता सकता है कि ये इंटरेस्ट और साउंड होगा अगर आपने इस पैसे को इस तरह से इस्तेमाल किया। मिनिस्टर भी बता सकते हैं उनको कि ये पैसा अगर आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो ये हमारे नेशन के लिए अच्छा होगा। तो कौन बता सकता है? प्रेसिडेंट। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम as to the action taken by government on them are laid before each house of parliament। और each house of parliament के पास ये जो रिकमेंडेशन है कमीशन, मतलब मैंने क्या बोला कि कमीशन जो है वो रिकमेंड करेगा कि अगर आपने ये जो टैक्सेस आने वाले हैं हर 5 साल बाद, ये क्या बोलते हैं कि ये टैक्सेस आए हैं उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे या उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये सब रिकमेंडेशन होता है, गवर्नमेंट और कमीशन एक साथ करता है, बराबर। तो वो पार्लियामेंट के पास भी भेजना है फॉर द असेंट। The Commission has to evaluate the increase in consolidated fund of state to affect the resources of the panchayat in the state. The Commission has to evaluate the increase in consolidated funds of state to affect resources of panchayat in the state. जिसे मैंने बोला था. It also has to evaluate the increase in consolidated funds of state to affect the resources of municipalities in the state. मतलब क्या करना है? इनको इवेल्युएट करना है। द इंक्रीज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब इनको क्या करना है? इवेल्युएट मतलब क्या? देखना है कि इंक्रीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू अफेक्ट रिसोर्सेज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। मतलब क्या करना है कि जो हमने देखा अभी इंक्रीज हुए हुए जो कंसोलिडेटेड फंड्स है उसको यूज कैसे करना है, ये कमीशन को देखना है। जैसे पूरे इंडिया में देखना है वैसे ही स्टेट में भी देखना है। Powers of Finance Commission of India. It has all powers of civil court as per Code of Civil Procedure. It can call upon witness or can ask for the production of any public record or document from any court office. It can ask any person to give information or document on matter as it may feel to be useful or relevant. It can function as civil court in discharging its duties. मतलब क्या? इनके पास अगर कोई भी काम करना है, मतलब इसके पास कमीशन कमीशन को का काम क्या है कि जो हमें स्टेट में जो टैक्स वगैरह आता है उसको देख के अच्छे से काम में लगाना है, इंडिया के प्रोग्रेस के काम के लिए लगाना है। पर उनके पावर से सिविल कोर्ट के, मतलब अगर उन्हें लगा कि किसी को समन भेजना है तो कोर्ट की तरह समन भी भेज सकते हैं। इस तरह के पावर से इनके पास, सिविल प्रोसीजर के पावर से, मतलब विटनेस के लिए पूछ सकते हैं आप ये एविडेंस लाओ, ऐसा बोला कर कमीशन ने, तो आप नहीं बोल सकते कि मैं कमीशन मैं क्यों एविडेंस लाऊं। तो कमीशन के पास हाँ सिविल प्रोसीजर कोड के पावर से। ओके, अंडरस्टैंडिंग गाइस? देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाई हुई है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया is an institution of government of India, the primary function of which is to formulate 5-year plan for the country. 5-year plan बनाना है कंट्री के लिए। ये किसने बनाया? इंस्टीट्यूशन is an
प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या बनाता है, तो इंडिया के लिए 5 ईयर का प्लान बनाता है। मतलब क्या क्या होगा इंडिया में, किस तरह से इंडिया में काम होगा, ये प्लानिंग होता है इसमें। 5 ईयर प्लान बनाता है। The primary function of this is to formulate 5 year plan for the country. The Planning Commission was set up by resolution of a government of India in March 1950. तो ये प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, तो 1950 में सेटअप हुआ था। In pursuance of declared objectives of government to promote a rapid raise in standard of living of people by efficient exploitation of resources of country, increasing production, offering opportunities for all, employment in service of the community. 5 ईयर प्लान का काम क्या है, तो हमारे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स हो, फिर कौन से भी मैन पावर हो, इसको अच्छे से यूटिलाइज एक्सप्लॉइट करना है और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब मार्केट में पैसे अगर ज्यादा एक्सपेंड करेंगे लोग तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्रीकल्चर पढ़ाया तो एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने वाले लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद वो मार्केट में जाएंगे और अपने लिए कुछ खरीदेंगे, इसलिए उनकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर ज्यादा पैसे मिलने लगा तो वो लग्जरियस गुड्स मतलब कार, गाड़ी, इनकी और खींचने लगेंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना। तो इन 5 ईयर प्लान का काम यही था कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों का, कंट्री में जो रिसोर्सेस है उनको एक्सप्लॉइट करके, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अ सर्विस ऑफ अ कम्युनिटी। और जब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता ही है, क्योंकि लोग उतना एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग assessment of all resources of country, then augmenting deficient resources, formulating plans for the most effective and balanced utilization of resources, and determining priorities. Jawaharlal Nehru was the first chairman of the Planning Commission. So the Planning Commission was charged with what? The responsibility of making assessment of all resources of country. हमारी कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं, हमको इसको कैसे अच्छे से यूज करना है ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद मार्केट में पैसा खेलने लगेगा, और जब मार्केट में पैसा खेलने लगेगा तो अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो ऑनरेबल Jawaharlal Nehru ji was the first chairman of the planning commission. Who was the first chairman of planning commission? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर देना है जवाहरलाल नेहरू। Then organization of planning commission of India. अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या है, ये था Planning Commission of India. The Prime Minister is the chairperson of Planning Commission, which works under the overall guidance of National Development Council. अब इसका चेयरपर्सन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं, तो इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उनका काम क्या है, इट वर्क्स अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसके अंडर इस कमीशन को काम करना पड़ता है। The deputy chairman and all full members of the commission as a composite body provide advice and guidance to the subject divisions for formulation of 5 year plan, annual plans, state plans, monitoring plan, programs, project and schemes. तो इनका काम क्या है, तो उनमें क्या क्या होते हैं, तो उनके पास होता है पहली बार डेप्यूटी चेयरपर्सन, फिर आते हैं फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द कमीशन एज अ कंपोजिट बॉडी। ये सब कंपोजिट बॉडी है। कौन कौन आता है फिर से बोलिए, चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, राइट, याद रखिए। किसके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके साथ साथ उनके पास फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। तो इनका काम होता है प्रोवाइड करना एडवाइस और गाइडेंस टू द सब्जेक्ट डिवीजन फॉर फॉर्मुलेशन। इनको एडवाइस प्रोवाइड करनी है किन किन सब्जेक्ट के लिए, तो 5 ईयर प्लान के लिए, एनुअल प्लान के लिए, स्टेट प्लान के लिए, मॉनिटरी प्लान के लिए और प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एंड स्कीम के लिए। समझ रहे, 5 ईयर प्लान के लिए, 5 ईयर प्लान के लिए, फिर एनुअल प्लान के लिए, स्टेट प्लान के लिए, मॉनिटरी प्लान के लिए। ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। उसके साथ साथ होते हैं फुल टाइम मेंबर। इनका काम होता है एडवाइस करना किन चीजों पर, तो मैंने अभी बताया था
किस पर? एनुअल प्लान के ऊपर, 5 ईयर प्लान के ऊपर, स्टेट प्लान के ऊपर। एनुअल प्लान क्या है भारत का, स्टेट प्लान क्या है, ओके। फिर फंक्शन क्या है उनके? Make an assessment of material, capital, and human resources of country, including technical personnel, and investigate the possibilities of augmentation such of these resources as are found to be deficient in relation to nation's requirement. मतलब अगर कोई मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो देखना कि हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग टेक्निकल पर्सोनल। कौन सी भी मटेरियल हो, फिर ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर कोई मटेरियल हो या पैसे हो, मतलब कैपिटल, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इन investigate and possibility of augment and such of these resources are found to be deficient in relation to national requirement. अगर है कम, कैपिटल कम है, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि हम इसको कैसे, मतलब कंपनी को कैसे दे ये सारे जो हमें लगने वाले मटेरियल है, कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसके लिए कैसे काम करें। फिर फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस। बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस मतलब क्या, कि रिसोर्सेस को बैलेंसली यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर में जो शुगर केन होती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। एग्रीकल्चर लैंड होता है, उस पर शुगर केन जो प्रोड्यूस होता है, तो उसको जब काटा जाता है तो उसका सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो जल्द से जल्द जाने लगता है। तो फैक्ट्रीज जो है वो पास में ही होनी चाहिए शुगर की, ताकि ये जो शुगर केन निकाला है जल्द से जल्द हम उसको वहां तक जा सके, ताकि उसमें जो सुक्रोज कंटेंट है वो वैसे का वैसा रहे और कम ना हो। ओके, तो ये भी क्या होता है, फॉर्मुलेट प्लान फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंट्रीज के रिसोर्सेज को बैलेंसली यूटिलाइज करना है। मतलब कोई ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स है हमारे पास बहुत थोड़े हैं, पर हमें आने वाली जनरेशन को भी तो रखने होंगे, हमें बैलेंसली यूटिलाइज करना है। हाँ, मिला है रिसोर्सेस, पूरा का पूरा उखाड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। On determination of priorities, define the stages in which plan should be carried out and purpose the allocation of resources for due completion of each state. On determination of priorities, define stages in which plan should be carried. Define stages in which plan should be carried मतलब क्या? For example, एक plan बनाया है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस भी होंगे। मतलब अगर आप इस यहाँ तक पहुंचने हैं, फिर आगे प्लान देंगे, फिर यहाँ तक पहुंचना है, तभी तो फुल प्लान काम आएगा। Stages in plan in which is to be carried and purpose of allocation of resources for the due completion of each stage. मतलब stage, हमारा प्लान क्या है? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर जमीन पे शुगर को इंक्रीज करना, शुगर केन को की ग्रोथ करना। तो शुगर केन को ग्रोथ करने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, लैंड को प्लॉ करना पड़ेगा, फिर उसमें जो कुछ भी है वो सब प्लान करते हैं और उसके स्टेजेस होते हैं, फिर शुगर केन आती है। वैसे ही जैसे हम प्लान बनाते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बोलो या स्टेट के लिए, वैसे ही प्लान बनाना। इंडिकेट द फैक्टर्स विच आर टेंडिंग टू retard economic development and determine the condition with a view to current social and political situation should be established for successful execution of plan. Determine the nature of machinery which will be necessary for securing successful implementation of each state of plan and all aspects. मतलब indicate the factor which are trending tending to retard economic development. ऐसे फैक्टर्स को देखना है कि जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है और उसको कम करना है। तो अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्मगलिंग स्मगलिंग होता है, राइट, फॉर एग्जांपल ड्रग्स, गांजा, उससे क्या होता है कि कोई भी अगर युवा पीढ़ी को ये सब मिले तो उनका जो हमें देश के लिए इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेंगे। और ड्रग एडिक्ट अगर सब युवा हो गए तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठप हो जाएगी। तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। And determine the condition and with the view to current social and political situation. Social and political situation मतलब इससे हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। Then appraise from time to time the progress achieved in execution of each stage of plan and recommend the adjustment of policy and measures that such appraisal may show to be necessary. मतलब अगर हमने प्लान किया कि हम ये जमीन है इस पर शुगर केन की ग्रोथ करेंगे, पर अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई और सुनामी आ गई एग्जाम्पल, तो हमें अपना प्लान चेंज भी करना पड़ेगा। तो वैसे भी प्लान को रखना है।
एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए प्लान में। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर पे लेके मत चलना, इकोनॉमिकली लेके चलना। मतलब हमने पूरे देश को एक ब्रॉड व्यू में लेना है और देखना है कि मतलब हमारे देश में अभी क्या चल रहा है। तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमें एम्प्लॉयमेंट की ओर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस अच्छे से यूटिलाइज करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा भी यूटिलाइज नहीं करने हैं। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो युवा पीढ़ी कोई डिस्ट्रैक्शंस की ओर तो नहीं जा रही जिससे हमारा जीडीपी कम हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। यही सब काम किसका है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लान करना है और उसके हिसाब से चलना है, और वो प्लान को एडजस्टेबल भी रखना है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। Make such interim or ancillary recommendation as appear to take it to be appropriate either for facilitating or discharge of duties assigned to it. मतलब make such interim and ancillary recommendation, ऐसे कुछ तो रिकमेंड करना, रिकमेंड मतलब बताना कि as appear to appropriate either for facilitating or discharge of duties assigned to it। मतलब ये मेरी ड्यूटी है, मतलब गवर्नमेंट ने ये प्लान को फॉलो करना है, तो कमीशन ने बताना है कि अगर हमने इस प्लान में ऐसा कुछ किया तो रिकमेंड करना है, या फिर बताना है कि आपकी ड्यूटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये कमीशन का काम। फिर आता है नीति आयोग, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग or Niti Ayog is a non-constitutional body policy think tank of government at India established by Prime Minister Narendra Modi ji on 1st January 2015 to replace Planning Commission। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नया बनाया गया, उसको बोलते हैं नीति आयोग। वो किसने चालू किया था, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015। इस डेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 Jan 2015 replaced what, Commission of India, Planning Commission as Niti Ayog। Okay, नेशनल ह्यूमंस राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमंस राइट कमीशन इज एन एक्सप्रेशन, अब ये अलग कमीशन चल रहा है, हमने देखा 1 जन 2015 को। 2015 को हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल जो है, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग स्टार्ट किया। ठीक है, इस पर एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब क्या, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज कंसर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट मतलब आपको पता है ना, हमने जो कुछ भी इसमें देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही उनको ह्यूमन राइट बोलते हैं। तो इन ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना इस कमीशन का काम है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केम इन टू बिगिन इन अक्टूबर 1993। कब आया, अक्टूबर 1993 में। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट मींस राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बोला, और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट इन इंडिया। मतलब ये कब आया, तो अक्टूबर 1993 में सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ह्यूमन राइट मतलब क्या, ह्यूमन राइट मतलब क्या, जैसे मैंने बोला हमारी राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं वो इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए, इसके लिए कमीशन बनाया गया। इन्फ्रिंज मतलब टूटने नहीं चाहिए। ओके, international conventions means the international conventions on civil and political rights and international conventions on economic and social and cultural rights adopted by General Assembly of United Nations on 6th December 1996। और इंटरनेशनल कन्वेनेंस में जो राइट हमें प्रोवाइड दिए है, यूएनओ मतलब क्या, जो बहुत सारे नेशंस ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, उसमें जो कुछ भी राइट दिए है एनुअली मतलब इंटरनेशनल, वो भी हमें फॉलो करने हैं। तो इस कमीशन का काम क्या है, देखना कि कोई भी ह्यूमन राइट्स ब्रेक नहीं हो रहे हमारे कंट्री में।
और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन किसने दिया है? तो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। किसने दिया है? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल कन्वेंशन किसने दिया है? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएनओ तो आपको सबको पता ही होगा। तो उसमें जो राइट दिए है वर्ल्ड वाइड, वो हमें फॉलो करने। फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अब इनके फंक्शंस क्या क्या है देखते हैं। Inquire on its initiative or on petition presented to it in victim or a person on his behalf into complaint, violation of human right or abatement or negligence in prevention of such violation by a public servant। मतलब इन इंक्वायर करना ऑन इट्स इनिशिएटिव, खुद खुद से इंक्वायर करना, और अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय विक्टिम, मतलब कि जिसके विक्टिम मतलब क्या, जिसके राइट्स जो इन्फ्रिंज हुए हैं, ऐसे लोग, जैसे मतलब मेरा कोई राइट था तो मेरा इन्फ्रिंज हो गया, तो मैं कमीशन के पास जाऊंगी, और कमीशन का ये मतलब ड्यूटी है कि सुनना, इंक्वायर करना पिटिशन को, जो मैंने बोला है क्या, कि मेरा वायोलेशन हुआ है ह्यूमन राइट का, और निग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वायोलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, या फिर मैं गई थी किसके पास कंप्लेंट लेने के लिए पर उन्होंने सुना ही नहीं। ये दो थिंग है। इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट, या फिर इंटरफेयर करना और बोलना कोर्ट को कि आप एक काम करो, मैं ही लेता हूँ कोर्ट को बोलने का, आप बाद में देख लेना, मैं ही सब देख लेता हूँ। Visit under intimation to the state government, any jail or any other institution under control of state government where persons are detained or logged for the purposes of treatment, reformation or protection of custody and living condition of the inmates and make recommendation thereon। मतलब जो अंदर जेल में है, जिनको कैदी बनाया गया, तो उनके लिए जो रहने वाली सिचुएशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना, उनको खाने के लिए अच्छा होना चाहिए, रहने के लिए जगह, मतलब बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए पर अच्छी तो होनी चाहिए, रहने लायक। तो उसके लिए भी कमीशन काम करता है। फिर रिव्यू द सेफगार्ड्स बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट्स दिए हैं उसको सेफ गार्ड करने का भी काम उनका ही है। सेफ गार्ड मतलब अच्छे से फॉलो हो ये सब राइट, किसी का इन्फ्रिंज ना हो, और हम क्या कर सकते हैं ये गवर्नमेंट को बताना है और रिकमेंड करना है कि आप अगर हमने ऐसा किया तो लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होंगे, ऐसा बताना है। रिव्यू द सेफ गार्ड्स बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation. Review the factors including act of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures। मतलब अगर कोई टेररिज्म का एक्ट हो गया तो कमीशन जाएगा और उसकी तहकीकात करके देखेगा, और अप्रोप्रिएट रेमेडीज भी बताएगा, और मेजर्स भी कैसे लेने वो भी कौन बताएगा? तो हमारा कमीशन। Study treaties and international instruments of human rights and make recommendations for their effective implementation। अब ट्रीटीज मतलब मैंने पहले ही बोला था कि अगर बड़े बड़े देश अपने में एग्रीमेंट बता लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो भी देखना है कि उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल के जो कन्वेनेंट्स है, जो राइट तो नहीं इन्फ्रिंज कर रहे हैं लोगों का, ये भी हमें देखना है, या फिर रिकमेंड करना है उनको कि ऐसी आपसे गलती हो गई है और इस वजह से इंटरनेशनल ट्रीटी जो हमने साइन किया इस वजह से लोगों के ऐसे फंडामेंटल मतलब राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं या टूट रहे हैं। Undertake and promote research in field of human rights। human rights की में रिसर्च करना है। फिर spread human rights literacy among various sections of society। मतलब ह्यूमन राइट्स आपको ये है, ये लोगों को जाकर खुद बताना है। लिटरेसी मतलब उनको नॉलेज देना है कि आपको ये राइट्स है और आप क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा भी इनका ही काम कमीशन का। एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन अ फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पर काम कर रहे हैं उनको भी
प्रमोट करना है और बोलना है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। By inquiring into complaints under the Act, the Commission shall have all the power of civil court trying to sue. अब इनके पास भी कौन सी पावर है, तो सिविल कोर्ट की पावर है। तो कौन सी सिविल कोर्ट की पावर मतलब क्या, अगर कोई कंप्लेंट आ गई इनके पास कि मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो गए, तो वो क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं काम करो, एविडेंस ला कि सच में तुम्हारे राइट्स इन्फ्रिंज हुए, इन्हें देखना चाहता। फिर बोल सकते हैं कि समन कर सकते हैं कि तुम एक काम करो, इस इंसान को लाओ। फिर बोल सकते हैं रिसीविंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एक काम करो तुम्हारे राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, इसलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट ला के दो। या वो बोल सकते हैं इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन एंड विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोल सकते हैं कि काम करो तुम्हारे राइट्स इन्फ्रिंज हो गए, ये बताने के लिए किसी और को बोलो, बुलाओ, विटनेस देगा वो तुम्हारी और कोर्ट से। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, और ऐसे कुछ अलग मैटर जो प्रिस्क्राइब किए। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर appointed by the president on the basis of recommendation of committee comprising the prime minister and the chairperson, speaker। अब इसके जो चेयरपर्सन और मेंबर है वो कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट। उनके साथ साथ on the basis of recommendation of committee comprising of prime minister, chairperson, the speaker of Lok Sabha, the home minister, the leaders of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha, and deputy chairman of Rajya Sabha as a member। इतने सारे लोग जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ द मेंबर, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द कमीशन। कौन कौन, पहली बात तो प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स ऑफ राज्य, मिनिस्टर्स ऑफ होम मिनिस्टर्स, फिर लोकसभा, फिर डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा एज ए मेंबर, ये सब। देन हो गए ये कमीशन। अभी अलग कमीशन हम देखेंगे। अब अगला कौन सा कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी वाले, या बैकवर्ड क्लास मतलब जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए हमारे जैसे लोगों, हम लोगों के साथ साथ, मतलब इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल जो ओबीसी के साथ है और ये नॉर्मल इंसान है, तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसके लिए स्पेशल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस लुक्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एक्सटेंड्स टू एंटायर लैंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सबको ये अवेलेबल है, बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का ऑलरेडी एक कमीशन बन चुका है जो हमने कल पढ़ा, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। ये कौन सा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। National Commission for Backward Class looks the interest of backward classes. Okay, the Government of India enacted the National Commission for Backward Classes Act 1993। कब बनाया गया, तो 1993। Act number 27 of 1993 for setting up of National Commission for Backward Classes as a permanent body। इसको permanent body बनाया गया backward class के development के लिए। The Act came into effect on 2nd April 1993। Section 3 of the Act provides that Commission shall consist of Section 3 of the Act provides that Commission shall consist of 5 members comprising of the chairperson who is or has been a judge of Supreme Court of India or a High Court of India, a social scientist, 2 persons who have special knowledge in। अब इनमें कौन कौन लोग होंगे, मतलब किस में, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में तो पहले कौन होगा, 5 मेंबर होंगे। उसमें कौन होंगे, कंप्राइजिंग ऑफ अ चेयरपर्सन who is or has been a judge of Supreme Court, चेयरपर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, फिर और ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, और सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट मतलब जिनके पास सोशल में जो रहते हैं उनके रिलेटेड नॉलेज होता है, उसको बोलते हैं सोशल साइंटिस्ट। 2 persons who have special knowledge in matters relating to backward classes। ऐसे 2 पर्सन जिनको बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है।
एंड मेंबर सेक्रेटरी हु हैज बीन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर और एक मेंबर सिक्योरिटी सेक्रेटरी हु हैज बीन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर रह चुके हैं। फर्स्ट कौन रहेगा? चेयरपर्सन, जो जज है या तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का रह चुका है। फिर सोशल साइंटिस्ट होंगे, फिर 2 पर्सन होंगे who have special knowledge in matters relating to backward class, and member secretary who is or has been a officer of central government in rank of secretary to the government of India. The government of India constituted the commission on 14 August 1993 with a term of 3 years. The commission was subsequently reconstituted on 28 to 1997 and 28/7/2000. कमीशन का फॉर्म हुआ था 14 अगस्त 1993 को विद अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। इसके लिए 3 इयर्स टर्म के लिए बनाया गया था। कब? 14 अगस्त 1993। आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द appointment of a commission to investigate the conditions and difficulties faced by socially and educationally backward classes and to make appropriate recommendation. इनका काम क्या है तो देखना कि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और रिकमेंड करना कि हम ऐसे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ओके गाइस, फिर grounds for which National Commission for Backward Class may be appointed. The President of India may by order appoint a commission consisting of such person as it thinks fit to investigate the condition of the socially and educationally backward classes within the territory of India. President of India, grounds on which National Commission for Backward may be appointed. फिर से अपॉइंट कब कर सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट को लगा कि फिर से बैकवर्ड क्लास के लिए हमें कुछ अच्छा करना है तो वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं अपनी ओर से और इन्वेस्टिगेट करने को बोल सकते हैं मैटर में। द प्रेसिडेंट शैल कॉज अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट सो प्रेजेंटेड टुगेदर विद अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन देयरऑन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। National Commission for Backward Classes Act 1993. The Commission shall examine request for inclusion of any class of citizen as a backward class in central list of backward classes and hear complaints of over inclusion or under inclusion of any backward class in the list and tender such advice to the union government as a deem appropriate. Function क्या है? तो Backward Classes Act 1993 and Commission shall examine request for inclusion of any class in citizen. मतलब किस क्लास को बैकवर्ड क्लास में देना है ये काम उनका है। वो यूनियन गवर्नमेंट को लिखकर बोल सकते हैं कि आप इसको लीजिए कि ये क्लास बोलेगी बैकवर्ड क्लास। ओके, और उसकी रिलेटेड हम कंप्लेंट्स भी सुन सकते हैं। The advice of the commission shall ordinarily be binding upon central government. जो कोई भी एडवाइस अगर कमीशन दे रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट में एट अ टाइम एट शैल expiration of 10 years from the coming into force of this act and every succeeding period of 10 years thereafter undertake revision of the lists with a view to excluding from such list those classes who have been ceased to be backward. आप क्या करना है? हर 10 साल बाद देखना है कि कौन सा मतलब कौन सा कास्ट अब बैकवर्ड क्लास नहीं है तो उसको हम बैकवर्ड क्लास में से अब निकाल देंगे। मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है ना? The government of India has also evolved the criteria for exclusion of certain socially advanced person or section called creamy layer from the benefit of the reservation available to OBCs in civil posts and services under government of India. मतलब सर्टन ओबीसी क्लासेस को निकाल दिया गया है सिविल सर्विस में लेने के लिए क्योंकि अब वो मतलब अब वो जो सोशली एडवांस बन चुके हैं तो उनको अब स्पेशल देने की क्या जरूरत है? तो सर्टन कैटेगरी ऑफ क्लासेस को हम निकालेंगे ओबीसी में से, ठीक है, क्योंकि अब वो डेवलप हो चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन मतलब लड़की, औरतें औरतों के लिए क्या बनाया गया है? National Commission for Women is the apex national body which was formed with the mandate of promoting and protecting interests of women. जिससे interest of women बनाया रहे इसके लिए ये National Commission बनाया गया। The National Commission for Women was set up as a statutory body in
जैन 1992 कब बनाया गया था? तो जनवरी 1992 में बनाया गया था ये कमीशन। अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 of Government of India to review the constitutional and legal safeguard for the women, recommend remedial legislative measures, facilitate redressal of grievances and advise government all policy matter relating affecting women। ये क्यों बनाया गया था? अब रेमेडियल लेजिस्लेटिव मतलब वुमेन के लिए क्या क्या अच्छा होना चाहिए वो एट वर्क प्लेस। वुमेन के लिए रेमेडियल लेजिस्लेटिव होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, फैसिलिट रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस मतलब अगर कोई कंप्लेंट लेकर आ गई है वुमेन तो उसकी रिड्रेसल मतलब उसको कैसे रिड्रेस करे, रिड्रेस मतलब रिजल्ट दे। एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन, फिर ऐसी कोई पॉलिसी आ गई है जिससे वुमेन को अफेक्ट हो रहा है तो कमीशन का काम है गवर्नमेंट को बताना कि इससे वुमेन को अफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल द मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड इन वुमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि वुमेन को ये राइट्स अवेलेबल है, तो कमीशन का काम है कि देखना कि वुमेन को ये सब कुछ मिल तो रहा है और किसी वुमेन के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, ये कमीशन का काम है। प्रेजेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट annually at such other items as commission may deem fit. It reports upon the working of those safeguards. Present to central government annually such other items as commission may deem fit to report upon these working of safeguard। मतलब ये सेफगार्ड अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा वुमेन के लिए, ये भी बताना है। फिर रिड्रेस मतलब रिड्रेसल मतलब क्या? अगर कोई वुमेन कंप्लेंट लेके आ गई तो कैसे करे, और फिर कोई लॉ नया बना सकते हैं हम वुमेन के लिए, ये सब कमीशन का काम है। Then make in such reports recommendation for the effective implementation of those safeguards for improving the condition of women by union or state। जैसे मैंने बोला review from time to time the existing provisions of the constitution and other laws affecting women and recommend amendment thereto। मतलब अगर कोई amendment लाना जरूरी है women constitution में women के rights के लिए तो वो भी commission का काम है। फिर टेक अप द केसेस ऑफ वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज, मतलब अगर कोई राइट वायोलेट हो रहा है वुमेन के खिलाफ तो वो कमीशन का राइट है कि बोलना कि आपने जो ये अमेंडमेंट किया है ना वो वुमेन की राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, या फिर एक लॉ अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस वजह से वुमेन को ये हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा, ये सब बताना है। कमीशन का काम है टेक अप द केसेस इन वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस, look into complaints and take suo motu notice on the matters relating thereto। मतलब कमेंट्स बोल रही हूँ, कंप्लेंट्स जो है वो देखना है कि कैसी कंप्लेंट आई है, क्यों आई है, और उसके रिलेटेड लॉस क्या है, तो खुद ने टेस्ट देखना है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस इनएक्टेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन also achieve the objective of equality or development। Non compliance of the policy decision guidelines or instruction aimed at mitigating hardship and ensuring welfare and providing relief to women। मतलब क्या कि गाइडलाइंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो वुमेन के बेनिफिट के लिए ही हमें काम करना है। जैसे मैंने ये कमीशन किसके लिए बनाया तो वुमेन के लिए बनाया, तो वुमेन का बेनिफिट होना चाहिए। कॉल फॉर स्पेशल स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी वुमेन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो वो एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसको इस मैटर में आप इन्वेस्टिगेट करोगे। अंडरटेक promotional and educational research so that suggests a way of ensuring due representation of women in all spheres and identity factors responsible for impeding their advancement, such as lack of access to housing and basic services, inadequate support services, technologies for reducing drudgery and occupational health hazard and increasing their productivity। ऐसा प्रमोशनल एजुकेशन रिसर्च करना है जिससे to suggest of ensuring due representations of women in its all sphere। वुमेन को बताना है कि आपको ये राइट्स है, आप ऐसे रहो। पार्टिसिपेट इन एडवाइस एंड प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग में हमको बताना है कि वुमेन के लिए ये राइट आपको रखना चाहिए, वो राइट रखना चाहिए। इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वुमेन अंडर यूनियन और एनी स्टेट। इंस्पेक्ट एंड कॉज टू बी इंस्पेक्टेड अ जेल, रिमांड होम, women's institution and other place and custody where women are kept as prisoners। रिमांड होम फॉर वुमेन मतलब क्या, जब किसी कोई
अगर वुमेन ने कोई काम किया है गलत, तो उनको रिमांड होम की सुविधा प्रोवाइड करना। अगर कुछ भी हो, लेकिन है तो वो इंसान ही ना, तो उनको अच्छी सुविधाएं देना। फंड लेजिस्लेशन इन्वॉल्विंग इश्यूज अफेक्टिंग लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन, मतलब फंड फंड लेजिस्लेशन इन्वॉल्विंग मतलब अगर लार्ज वुमेन किसी से इफेक्ट हो रही है तो उसके लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट की सुविधा हमारे यहाँ जगह जगह नहीं है वुमेन के लिए, तो उसके लिए फंड रेज करना, ये भी काम कमीशन का ही है। मेक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स to the government on any matter pertaining to women and particular various difficulties under women toil, मतलब कोई अगर डिफिकल्टी आ रही है वुमेन को रिकमेंड करना है कि हमें पीरियोडिकल भेजने हैं कि ये वुमेन को काम नहीं हो रहा है, वुमेन के लिए आप ये कीजिए। The commission shall, when investigating in any matter referred to, have all powers of civil court। जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको भी सिविल कोर्ट की पावर है, जैसे पहले किसको था, प्लानिंग कमीशन को था, फिर नीति आयोग को था, वैसे इसको भी वुमेन कमीशन को भी क्या है, सिविल कोर्ट की पावर है। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चैप्टर खत्म होने को आएगा, मुझे पता है ये बहुत बोर हो रहा है आपको। फिर हम इंग्लिश करेंगे, ओके। इंग्लिश इज आई थिंक आपको, मुझे लग रहा है इंग्लिश आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट 10-15 मिनट का वीडियो डालूंगी, ओके। Central Vigilance Commission. The Central Vigilance Commission was set up by Government of India in February 1964 on recommendation of Committee on Prevention of Corruption headed by Shri K. Santhanathan to advise and guide central government agencies in field of vigilance. Vigilance Commission मतलब क्या? वो कब सेटअप हुआ था? तो फरवरी 1964 में सेटअप हुआ था, ताकि करप्शन को प्रिवेंट कर सके। करप्शन मतलब क्या? ब्लैक मनी जो हमारे पॉलिटिशियंस के है ना, वो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। क्यों बनाया? इट वाज हेडेड बाय होम? श्री के संथनाथन। ये भी आ सकता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज हेडेड बाय डैश श्री के संतनाथम। वो बोलने का स्पेलिंग बताती हूँ। संतनाथम, श्री के संतनाथम, ओके, याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC is conceived to the apex vigilance institution, free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under central government and advising various authorities in central government organization in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. समझ रहे? Consequent upon promulgating of ordinance by President, the Central Vigilance Commission had been made a multi-member commission with statutory status with effect from 25th August 1998. Statutory status with effect from 25 August 1998. ये याद रखिए। The Central Vigilance Commission bill was passed by both the houses of Parliament in 2003. बिल कब पास हुआ था? 2003 में। फिर and the president gave assent on 11 September 2003. Then, thus, the Central Vigilance Commission Act 2003 came into effect from that date. The commission shall consist of Central Vigilance Commissioner, chairperson, not more than 2 Vigilance Commissioner and members. कौन होगा विजिलेंस कमीशन में? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, फिर चेयरपर्सन एज अ चेयरपर्सन, और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर एज अ मेंबर। ओके, मेंबर 2 होंगे और एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। Then powers of and functions of Central Vigilance Commissioner. अब इनके powers क्या क्या है वो देखते हैं। To exercise superintendence or functioning of the Delhi Special Police Establishment DSPE with respect to investigating under Prevention of Corruption Act 1988. इनका क्या है? Superintendence or functioning of Delhi
स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, एक सुपरिटेंडेंस है, मतलब स्पेशल पुलिस का जो ये है, मतलब स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मतलब ये कमीशन क्या करता है, तो करप्शन जो हमारे इंडिया में है इसको कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है। और ऑफेंस अंडर सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर सर्टन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब हमारे पॉलिटिशियन या कोई भी हो सकता है पब्लिक सर्वेंट, सिर्फ पॉलिटिशियन ने नाम बदनाम हुआ है। पब्लिक सर्वेंट तो बहुत सारे, हम जैसे लोग भी पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, राइट। तो वो जो पैसे लेते हैं काम करने के लिए उनको करप्शन बोलते हैं, ठीक है गाइस। एंड टू गिव डायरेक्शन टू डीएसपी ऑफ पर्पस फॉर डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनका काम क्या है, तो डीएसपी को फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना कि आपको ये करना है करप्शन रोकने के लिए। ओके, टू समझ में आ रहा है ना गाइस? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर करूंगी। ओके, और अगर आपको गंदा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो वो भी बताइएगा, क्योंकि बताने से तो सब कुछ हल होता है। ओके, first, to review the progress of investigation conducted by DSCP in offences alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act. To review the progress of investigation मतलब जो डीएसपी ने करप्शन के मामले में तहकीकात की है, तो उसको देखना कि रिव्यू करना मतलब देखना, वापस देखना, बराबर तो किया है ना इन ऑफेंसेस जो मतलब है करप्शन के मामले में, तो उसकी तहकीकात करने का काम इनका है। To undertake an inquiry or cause inquiry or investigation to be made into any transaction in which public servant working in any organization to which executive control of government of India extends is suspected or alleged to any acted upon an improper purpose or in corrupted manner. To tender independent and impartial advice to a disciplinary and other authorities in disciplinary cases involving vigilance angle at different stages, that is investigation, inquiry, appeal and review. To exercise general check and supervision over vigilance and anti-corruption work in ministries or department of government of India and other organization to which executive power of union exists. समझ में आ रहा है या फिर से समझाओ ये? मतलब टू अंडरटेक एन इंक्वायरी, और इंक्वायरी लेना, इंक्वायरी मतलब क्या, पूछताछ, और इन्वेस्टिगेट या फिर इन्वेस्टिगेट करना to be made into any transaction in which public servant working in any organization to which executive control of government of India extends. Executive control मतलब क्या, मतलब ऐसी, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिशियन है तो वो कोई गलत काम कर रहा है, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, किसी को यहाँ पर बदनाम करने नहीं आए हम, फिर भी कोई करप्शन जो है, अगर किसी पॉलिटिकल बंदे ने करप्शन किया तो उस करप्शन के मामले में तहकीकात करना, पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये काम इस कमीशन का है। टू टेंडर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एडवाइस टू डिसिप्लिनरी एंड अदर अथॉरिटीज, मतलब डिसिप्लिनरी या कोई कौन सी तो अदर अथॉरिटीज है, उनको ये एडवाइस देंगे कि अगर आप इस तरह से करोगे तो करप्शन कम हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से इंक्वायरी करो। समझ रहे हो? To exercise general check and supervision over vigilance and anti-corruption work in ministries department. Anti-corruption जो ministries है उन पर एक general check लेना कि सच में तो ये चेक कर रहे हैं ना कि करप्शन नहीं हो रहा है, ये देखना है कमीशन का काम। मतलब कर तो इन्वेस्टिगेट तो कोई और ही कर रहा है, बस उनको देखना है कि सब काम अच्छे से तो हो रहा है ना विदाउट करप्शन। समझ रहे? अब आगे जाते हैं हम, कमीशन जुरिडिक्शन अंडर सीबीसी। अब इनके जुरिडिक्शन क्या है? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे कौन कौन है इसमें? मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है बोर्ड लेवल अपॉइंटीज एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स up to
2 grade below the board level in a public sector undertaking of central government. ठीक है, ऑफिसर ऑफ रैंक, अब ये मैं आपको समझा नहीं सकती कि ऑफिसर्स है, इनकी पोजीशन क्या है, वो तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब कौन होंगे मेंबर्स? कमिश्नर का जुरिडिक्शन कहाँ तक है? तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जुरिडिक्शन मतलब वो कहाँ तक तहकीकात कर सकते हैं, तो कौन कौन किस किस के ऊपर? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन and group A officers of central government. Board level appointees of a senior board up to 2 grades below the board level in public sector undertaking in central government. Officer of the rank of scale 5th and above in public sector. Offer drawing basic officers of rank assistant manager and above the insurance sector covered by LIC and GIC and 4 non-life government companies in public sector. Officers drawing basic pay of 8,700 per month and above in autonomous bodies or local authorities or societies owned and controlled by central government. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कोई भी काम करे 8,700 से ऊपर तक पगार ले रहा है पर मंथ। अब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, फिर वो LIC हो सकती है या गवर्नमेंट में कोई भी काम करता है, हमारे सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, जैसे मैंने बोला। तो कौन? मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, बोर्ड लेवल अपॉइंटीज ऑफ सीनियर ऑफिसर्स 2 ग्रेड बिलो बोर्ड लेवल के नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और करप्शन ले रहा है, पैसा खा रहा है, उसको कंट्रोल करने का जुरिडिक्शन इस कमीशन के पास है। उनको समझ में आ रहा है ना? Chief Vigilance Officer. Chief Vigilance Officer are extended hands of CVC. The Chief Vigilance Officer are considerably higher level officers who are appointed in each and every department organization to assist and head department in all vigilance matters. The Chief Vigilance Officer constitute an important link between organization concerned and the Central Vigilance Commissioner. समझ में आया? तो विजिलेंस ऑफिसर कौन है? आर एक्सटेंडेड हैंड्स ऑफ CVC। और एक्सटेंडेड हैंड्स ऑफ CVC मतलब जिससे CVC की पावर बढ़ती। CVC मतलब कौन? आप चीफ विजिलेंस कमीशन के हैंड्स रेज मतलब बढ़ते हैं, जिससे उनका जो तहकीकात या इंक्वायरी और देखने का जो काम है जो बढ़ता है, वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर की वजह से होता है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर कंसिडरेबली हायर लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स who are appointed in each and every department organization to assist and head of department or organization in all vigilance matter. समझ रहे? जो ऑफिसर्स है, हेड ऑफिसर्स ऑफ ऑल vigilance matters. Okay, it is a link between what? Chief vigilance officer constitute important link between organizations concerned and central vigilance commission. ये विजिलेंस कमीशन है और ये कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करप्शन हो सकता है, तो इसमें ये लिंक का काम करता है। कौन? लिंक मतलब जिन दोनों को जुड़ने का काम करता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ही देखेगा ना चीफ विजिलेंस कमीशन का काम, और यहाँ पर करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखेगा। समझ रहे गाइस? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चैप्टर 14 करने वाले हैं अगले वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट बना रही हूँ। तो 14 चैप्टर होने के बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, जो 50 मार्क्स का है, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज। ओके, सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर नाउ।